जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त हम बुक लॉन्च इवेंट के लिए हैं। जनाब विकास राणा फ़िक्र हमारे साथ हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे इनकी गज़ल के बारे में, इनकी किताब के बारे में और इनकी ज़िंदगी के बारे में। विकास राणा साहब के बारे में फ़रहत एहसास साहब ने इनकी किताब के फॉरवर्ड में लिखा है, विकास अपने होने और शायरी दोनों में कई लिहाज से अजीब हैं, और जो लोग इनको जानते हैं, जो लोग इनकी शायरी से वाकिफ़ हैं, वो इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखेंगे कि ये आम इंसान नहीं है, ना ही इनकी शायरी आम है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जब जॉन साहब ने कहा कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, तो उन्होंने भी लफ्ज़ का इस्तेमाल इसलिए किया कि विकास राणा तो अजीब हैं ही, मैं भी बहुत अजीब हूँ। शुक्रिया। इसी तरह से इनकी छोटी सी, अगर इनकी तारीफ़ करना खैर मेरे हाफिज़े में तो नहीं है, इसलिए मैं इनकी छोटी सी अगर बात कहूँ तो छोटी बहर, आसान कवाफ़ी का जादू, इनके जादू गज़लों से निकल के आपके दिलों तक पहुँच जाता है। और उसके साथ साथ जो नए साँचे और नए रदीफ़ आपको इनकी गज़लों में देखने को मिलेंगे, वो आपको एक अलग दुनिया तक लेकर जाएंगे। तो हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हुए सबसे पहले तो इस्तकबाल करते हैं आपका। शुक्रिया भाई। हमारी ये पहली मुलाकात नहीं है, आप लगभग सभी लोग इनसे कहीं ना कहीं इनको सुन चुके हैं, इनको पढ़ चुके हैं, बहुत दिल अजीज़ लोग हैं इनके। तो बहुत सी बातें हैं जो इनके कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी, और हम चाहेंगे कि इस कॉन्वर्सेशन के ज़रिए से, इस गुफ्तगू के ज़रिए से हम सब लोग इनको बेहतर तरीके से जान सकें। हम ये मानते हैं कि शायरी में आम तौर पे आदमी के, शायर के ख़ुद के तजुर्बात सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। ऑल्दो ये पूरी तरह से सच नहीं है। एक शायर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होता है और इस वजह से वो कई अपने से ज़्यादा दूसरों के दुख तक पहुंच पाता है और उनके दुखों को भी लिखता है। फिर भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट उसकी शायरी का ख़ुद के तजुर्बात से आ रहा होता है। इसलिए इनकी किताब को समझने के लिए, इनकी शायरी को समझने के लिए हम एक बार इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि विकास राणा अपने जीवन के बारे में और अपने शायरी के सफ़र के बारे में, जिससे वो अब इस किताब तक पहुँचे हैं, थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताएं। सबसे पहले तो राम तुम्हारा शुक्रिया, और आप सब जो आए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि मैं आपका वक्त ख़राब नहीं करूँगा। तो जैसे आपने कहा कि इस किताब तक का सफ़र, तो इतना तो रिकॉल भी नहीं कर पाता है इंसान, मगर शायरी तक का सफ़र तो इंसान करता ही है, मगर लेकिन पहले शायरी उसकी तरफ सफ़र करती है। तो उसने जो मेरी तरफ सफ़र किया होगा वो तो मुझे मालूम नहीं पड़ा कि कब कैसे, मगर हाँ, मुझे इतना याद है कि शुरू में जब मैं शेर चुराता था किसी के, तो मैं अपनी कॉपी में पीछे लिख लेता था। तो एक बार पापा ने, और हमारा वो वक्त था जब एक ही बार आप सुन सकते थे, आप रिपीट दोबारा वो चीज़ नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि या तो रेडियो में सुनेंगे या टीवी में। आपके पास यूट्यूब नहीं है कि आप फिर से उसको सुन सकते हैं। तो जितना सुनेंगे उसको याद करके आप हम अपनी कॉपी के सबसे पीछे पन्ने पर लिख लेता था। तो एक दिन पापा ने वही देखा और कहा, तू दोहे लिखेगा, और गुस्से से मेरे को डांटा। तब मैंने यही सोचा, ये दोहे तो नहीं होते हैं ऐसे। तो फिर शायद यही सफ़र है कि उनको, जब मैं लिख भी नहीं रहा था, तो उनको मुझ पर इतना यकीन था कि उस यकीन से मुझ पर गुस्सा करते थे। हालांकि वो गुस्सा भी करते रहे और मैं लिखता भी रहा हूँ। तो बस ये किताब तक का सफ़र यही है कि अब मैं इस दुनिया को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं शायर हूँ। या आप दोहे लिखते हैं कि आप दोहे नहीं लिखते, शायर हैं? हाँ, तो पहला तो उनका यकीन था जब मैं शायर नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये किताब है। तो देखे कितना यकीन करा पाता हूँ। और इसके लिए मैंने पहले लिबर्टी ले ली है कि अभी एक शेर कहना रह गया है, तो दूसरा मौका दीजिएगा। शुक्रिया। तो जनाब बैजनाथ की मिट्टी से आते हैं और जितने खूबसूरत पर्यावरण से आते हैं, वो सारी खूबसूरती इनके नज़मों में, इनकी गज़लों में आपको साफ झलकती हुई नज़र आएगी। पेड़, जंगल, पानी, पर्वत, तितलियाँ, गिलहरियाँ, इस तरह के मौज़ूओं से एक नया ज़ाविया पैदा करते हैं, और वो जो कि जिसका चित्रण भी बहुत खूबसूरत है और उसके मौजू से उसका जो माने निकल रहा है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। इस तरह की गज़लों से हम पहचानते हैं विकास राणा फ़िक्र को। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब हमने जैसे पहली बात कही कि शायर के ख़ुद के तजुर्बात होते हैं, हमने आपको थोड़ा समझने की कोशिश की कैसे आप शायरी की रुख में आए।
दूसरा ये कि शायरी जब हम करते हैं तो मोटा मोटा 3 तरीके से मौजू देखे जाते हैं। एक उसका खुद का तजुर्बात है, एक उसने जो ऑब्ज़र्व किया है, तीसरा होता है जब वो खुद से बात करता है या अपने खुद की शायरी से मुखातिब होता है। मेरी नज़र में ये एक सबसे मुश्किल मौजू होता है जब वो खुद से बात करने के बारे में लिख सके या अपनी शायरी से मुखातिब हो सके। जनाब ने अपनी किताब में काफ़ी ऐसे शेर कहे हैं जो कि आला शेर हैं और वो अपनी खुद की शायरी से अपने खुद से मुखातिब हो रहे हैं। एक शेर मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, सॉरी। हाय वो लोग जो शायर तो हैं, मुद्दतों शेर नहीं कह पाए। एक और शेर देखें जिससे थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। शेर कहने में सबसे आगे लोग, बात करने में कितना पीछे हैं। और उसका डायलेमा ये है कि आज हम इनसे बात करवा रहे हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप शायरी की आपके लिए क्या मायने है। शायरी हम लोग सभी लोग सुकन सनाज लोग हैं, हम सब जानते हैं शायरी के क्या डेफिनेशंस हैं, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन है, क्या टेक्निकलिटीज़ है, लेकिन आपके जहन में उसके क्या मायने हैं, आप उससे क्या समझ, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और शायरी आपको किस तरह से इस्तेमाल करती है। मेरे लिए शायरी के मायने तो उस चीज़ के होंगे जो आप कर रहे हैं। ये तो मेरा स्वभाव है, ये मुझसे होगी ही होगी। तो मेरे लिए तो ये है, तो मैं इसके ऊपर बड़ा कोई लेक्चर तो नहीं दे सकता हूँ। तो ये तो मेरी मजबूरी समझ लीजिए आप कि मैं शेर कहे बिना नहीं रह सकता हूँ। तभी एक कांटा रह गया है। हाँ, और अभी निकला नहीं कांटा हमारा। दूसरा फिर भी इसके अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि कम से कम इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता ये कोई परिवर्तन ले आएगी, मगर किसी भी काम में एक एक्सट्रीम एक इनकलाब को और बढ़ा सकती है, किसी भी काम को बेहतर कर सकती है और किसी भी इंसान को और हसास बना सकती है। जी। तो हाँ, उसका पर्सनैलिटी तो नहीं बदलेगी लेकिन उसको और सॉफ्ट और हसास बनाएगी। थोड़ी देर वो इस दुनिया के अपने सिवा किसी और के बारे में भी सोचेगा। तो शायरी का मुझे लगता है इतना ही एक काम होता है, या मैं इतना ही कर सकता हूँ। आप जो ये काम कर रहे हैं, सॉरी, ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये किताब, जितना मैं कह सकता हूँ, ये शायरी के हर पैमाने पर खरी किताब है। इशाराती ज़बान, माने ख़ेज़ मिसरे, कोरे जज्बाते के मौजू और हसीन लफ्ज़ों से बुनी हुई शायरी इसमें आपको देखने को मिलती है। एक चीज़, जब हम शायरी के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि आपने कहा कि आपने बचपन में शेर लोगों के चुरा के लिखे, तो आपका इंस्पिरेशन या किसको आप सुनते थे, आपको कौन से, आपके महबूब शायर कौन है? देखिए, सबसे पहले तो शेर से ही मिला। मैं कोई शायर कौन है ये मालूम नहीं होता था, क्योंकि आप जिस तरीके की ज़िंदगी, मेरे साथ ये हमेशा रहा है कि जो भी मेरे साथ गुजर रहा होता है, कोई गीत कोई शेर मेरे पास अपने आप पहुंच जाता है। मैं अब किसी भी गीत को याद करता हूं तो उस वक्त के हालात जो गुजर रहे थे वो मुझे याद आ जाते हैं। और मेरे साथ ही अक्सर होता है, मैं जो भी गुजर रहा हूँगा कोई ना कोई किसी का गाना मेरे पास पहुँच जाएगा। तो शायद मुझे यही लगता है कि ये अपने आप मुझ तक पहुँचता है। मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भगवान के एल्गोरिथम से थोड़ा कम है। भगवान का एल्गोरिथम आपके ऊपर काफ़ी पहले से काम कर रहा है। हाँ जी, जो हाँ जी। सिचुएशन थी, साथ के साथ आपको उसकी शायरी मिल रही थी। चलिए, एक मेरा थोड़ा सा ज़्यादा सवाल है, क्योंकि हम लोग पहले मिल चुके हैं, हमने कुछ इस तरह की बातें की हुई हैं पहले। तो मेरा ख़ुद का मानना, हालांकि ये गज़ल संग्रह है, पर मैं आपकी नज़मों से ख़ास तौर पर बहुत मुतासिर हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके ज़ाती तौर पर आप गज़लों को ज़्यादा पसंद करते हैं या नज़मों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या आपको किससे ज़्यादा सुकून मिलता है? मेरे सवाल का जिस्ट ये है कि आपका सबसे प्यारा बच्चा कौन सा है? एक ही बच्चा है मेरा। वैसे ये ट्रिक क्वेश्चन था। ये बच गए। ये आप बहुत कोशिश तो की थी मैंने फंसाने की। देखिए, पसंद का तो कोई सवाल ही नहीं है, बस ये है कि मैं सबसे ज़्यादा किस तरह का इन्वॉल्व हो पाता हूँ अपने आप को। तो क्योंकि नज़्म मेरे पास सबसे पहले आई और मुझे लगता है कि नज़्म ही एक ऐसी है, क्योंकि उसमें आप कोई ट्रिक, चालबाजी या कोई क्राफ्ट का वो नहीं कर सकते हैं आप। उसमें आपको पूरी तरह इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो मेरे लिए नज़्म सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है, वो एक मीडियम है। ज़रूर। गज़ल में 2-3 शेर तो मैं बिना फीलिंग के भी लिख सकता हूँ, जो आपको लगेगा कि बहुत फीलिंग है। ये आपकी कला है। ये सबकी है, सब ऐसा ही करते हैं।
जी तो फिर तो हम आपकी नज़्म की किताब का भी इंतज़ार कर रहे हैं इसके बाद। जी जी ज़रूर। जी एक शेर मैं आपका ही पढ़ना चाह रहा था। मैं आपकी बातों में थोड़ा ज़्यादा गुम हो गया तो मेरा सीक्वेंस ख़राब हो गया है। हाँ, बहुत खूबसूरत शेर, मुझे बहुत पसंद आए। उसकी आँखों की हर नज़र पढ़ना, उसने बोला है बोल कर पढ़ना, वो ही पढ़ना है जो लिखा ही नहीं, जो लिखा है वो मुख्तसर पढ़ना। इससे मुमकिन है जो आप इशारा कर रहे हो और जो मुझे समझ आया वो ये कि आम तौर पर शायरी में एक से ज़्यादा माने होते हैं, और आम तौर पर जब हम पहली बार उसे पढ़ते हैं तो हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं, जिस हालात में हम हैं उससे हम उसे समझते हैं। और यह खूबसूरत बात है, मतलब हमें उससे ही समझ आता है, हमें उसी से शेर पहली बार पसंद आता है। हालांकि उसके कई पहलू हो सकते हैं। आम तौर पे शायर कई ज़्यादा गूढ़ मायने रखता है। तो एक आधा शेर मैं चाहता हूँ कि इस किताब में से आपके साथ डिस्कस करें, जिस पे आप अपनी राय बता सके कि आप उसमें क्या कहना चाह रहे थे और हम कहाँ तक पहुँच सके। एक और बात है कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे किताब लगी हुई हैं, आप लोग किताब ख़रीद सकते हैं। महेश्वर आपको अटेंड कर लेंगे वहाँ पे। किताब के फॉरवर्ड में फ़रत एहसास साहब ने भी कुछ शेरों की तशरीह की है, तो हम अवॉइड करेंगे वो शेर रिपीट होना, पर कुछ एक शेर हम और करेंगे इसमें। सबसे पहले एक ऐसे शेर से शुरू करते हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे शेर नहीं होना चाहिए था पर है। ये महफिलें, ये नशिस्तें, मुशायरों के हुजूम, शुखन सनाज इदारों सफ़र तमाम करो। अभी तो हमने शुरू किया था, दूसरा इवेंट है हमारा सर, क्यों तमाम करवाना है? देखिए, जो भी शेर कहता है वो चाहता है कि वो इस तरफ आके उस तरफ को शेर सुनाए, लेकिन जब वो इस तरफ आता है तो उसे लगता है कि नहीं है। ओके, मैं चीफ गेस्ट साहब का स्वागत करता हूँ, हमारे से बीच में आ चुके हैं। एक बार ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, कंटिन्यू करें। अच्छा, ये महफिलें, ये नशिस्तें, मुशायरों के हुजूम, सुखन सनास इदारों सफ़र तमाम करो। देखिए बात ये है ना कि शायर जो कह रहा है ना वो दूसरे पल मुकर भी जाता है। यही तो खासियत है। कहा भी गया है कि शायर की बात नहीं माननी चाहिए, है ना। तो बस यही है कि ये एक पल का एक, जब इंसान किसी जगह का एक तसव्वुर करता है और देखता है कि वहाँ वो उसको झुंझलाहट पैदा होती है, बस उसी की तरह थी कि जब हम इस तरीके मुशायरों में गए, हमने देखा कि कुछ है नहीं ऐसा, इतनी हसद और इतना जितना भी नेगेटिव, मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये लोग नहीं आप तो जब ये ऐसा कुछ देखा है, फ्रीडम फील करें आप आराम से। हाँ, इसके पीछे बहुत एक वाक़या है, लेकिन वो ख़राब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो बस यही है कि पल भर का, उनके बारे में शेर कहना चाहिए। नहीं वो नहीं वो खास नहीं, अच्छी बात है, उनके बारे में शेर कहना चाहिए वो, क्योंकि इशाराती ज़बान में चला जाएगा, लोगों को समझ भी आएगा, लोग लुत्फ़ भी लेंगे, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक इसी गज़ल से एक और शेर है। बंधीना जुल्फ़ वो मुझसे था जिनमें सजना तुम्हें, शजर के शाख सवारों सफ़र तमाम करो। शजर के शाख सवारों, आपने अपनी किताब में इसे फूल से रेफ़र किया हुआ है। पहली बात तो ये एकदम ही नया तरीका है फूलों को कहने का, और दूसरी बात शजर के शाख सवारों, इसके बारे में थोड़ी नई बात करनी चाहता हूँ मैं, क्योंकि आमतौर पे फूल कहा जाता है, आमतौर पे फूलों का नाम लिया जाता है, और पेड़ के फूल तो मुझे लगता है शायद कहीं भी नहीं कहे गए। नहीं, पेड़ के तो एक शेर हो रहा है मेरा कि पेड़ों पे रख दिए हैं किसी ने उदास फूल। हाँ। तो हालांकि इसमें इसमें ये है कि कभी ऐसे ही बात हुई थी कि जो भी खासकर औरत के भगवान के जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो पेड़ के फूल नहीं होते हैं। तो वहाँ भी एक तरीके का वो जो भेदभाव है, तो बस उसी को लेकर ये बुना गया है कि जो कहने वाला, ये कोई भी जो भी इसमें एक कैरेक्टर है वो कहेगा कि किसी पेड़ के फूल को कि अगर मैं उस जुल्फ़ को बांध लूँगा तो मैं तुझे उसमें सजाऊँगा।
मगर वो बेचारा, क्योंकि इश्क तो नाकाम ही रहता है, तो उसने कहा कि भाई मुझसे ना जुल्फ़ बन चुकी तो ना वो जुल्फ़ बन सकी, तो अब जो शजर का शाख सफ़ार है, इसको एक इश्तिहार एक तरह पे कोशिश की है कि इस तरीके से बताया जाए कि अब भाई तू भी हो जा, मेरे से तो हुआ नहीं, तो तू भी वेट मत कर और अपना काम तमाम कर। इसमें एक तो शायर खुद का अफसोस भी है, और उसका अफसोस उस फूल के लिए भी है जिसकी किस्मत वो पूरी नहीं कर सका। और जब सफ़र तमाम करने की बात आती है तो इशारा फूल की तरफ भी है, और इस तरफ भी है, जहाँ तक मुझे समझ आता है, इस तरफ भी है कि मैं भी सफ़र तमाम कर रहा हूँ, तुम भी चलो साथ में, तुम भी ख़त्म करो, क्या बैठे हो। जी, अपना तो ठीक है, नुकसान सह लेता है इंसान, लेकिन दूसरे के लिए ज़्यादा, ख़ासकर जिससे कमिट किया हो। जी जी बिल्कुल, तो बस ये वैसा ही है। जी, बहुत शुक्रिया। एक और शेर है, तुम्हारी आखिरी तस्वीर की मैं खुली आंखें बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी आखिरी तस्वीर की मैं खुली आंखें बनाना चाहता हूँ। एक तो जो सामने से जो सूरत बनकर आती है इस शेर की, कि कोई गुज़र गया है और आपने उसका आखिरी जो तस्वुर आप चाहते हैं, जो आपके हाफिज़े में जो बना रहे, जो उसकी याददाश्त बनी रहे, वो चेहरा नहीं चाहते जो आपने उसके अंतिम दर्शन किए हैं। आप चाहते हैं कि उसकी जो पीक की शक्ल थी, जो खूबसूरती थी, वो बनी रहे उसकी। हालांकि इसमें कुछ और बात भी है, अगर आप बताना चाहें तो। नहीं, बात तो यही है, अक्सर मतलब जो मुझे लगता है जो भी यही समझेगा कि उसकी आंखें खोल दो, उसको ज़िंदा होने का तसव्वुर है। मगर ये मेरे एक भाई थे छोटे, तो वो एक डेढ़ साल पहले वो गुज़र गए। तो जब वो गुज़रे तो उनकी बॉडी आने में कम से कम 1 महीना लग गया। तो हम तसव्वुर करते हैं कि तब उनकी वो चेहरा नहीं देखना चाहिए। सब देख रहे थे, लेकिन मैं घबरा गया कि मैं आखिरी चेहरा ऐसा नहीं देखना चाहता हूँ। तो जब उसके बाद उसकी फ़ोटो देखी मैंने, तो उसमें ऐसे लगा कि वो बिल्कुल ज़िंदा थे, वो बिल्कुल इतने तरोताज़ा। शायद वो कुछ हमारे अब साइंस वो आ गई है, बॉडी प्रिजर्व करते हैं। तो फिर वो फ़ोटो जब मैंने देखी तो मैंने सोचा शायद मुझे उसको आखिरी बार देख लेना चाहिए होता। तो बस उसमें इतना था कि अगर वो सिर्फ आंखें खुल जाएं तो ऐसा लगेगा कि वो ज़िंदा है। तो बस उसी को लेके ये शेर था। इस सीरीज़ में एक आखिरी शेर, वो कहाँ जाए और मिले किससे जिसको अपनी ही याद आती हो। ये समा तो सर आपने ही बना रखा है, हम तो मुशायरा तो फालतू करा रहे हैं ऐसे ये तो खैर, वो कहाँ जाए और मिले किससे जिसको अपनी ही याद आती हो। अपनी ही याद आना एक बहुत बड़ा मतलब है इसका, और मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा शेरों में इस तरह की बात नहीं कही गई हो। कुछ एक में रही होगी, हम तक नहीं पहुंचा हो सकता है, लेकिन ख़ुद की याद आना, क्योंकि आप सब ने जिन्होंने इस पर दाद दिया, आप सब इससे रिलेट कर पा रहे हैं। आप सबको ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी याद आई है। आप चाहते हैं किसी शख्स से पहले जैसे थे आप वैसे हो जाएं, किसी हादसे से पहले आप जैसे थे वैसे हो जाएं, या इस तरह की चीज़। तो इस शेर के बारे में कुछ कहना चाहें? ऐसा ही शेर है जैसे आप समझ रहे हैं कि एक मकाम ऐसा आता है कि जब हम इतना ख़ुद को ही सोचते हैं कि हम इतना वैसे उतना सॉफ्ट हार्टेड नहीं है, हम वैसे नहीं है ना, हमको इवन हमको वो भी स्वाद चीज़ नहीं लग रही है जो हमें पहले स्वाद लगती थी। हम इतना बदल चुके हैं, तो हम खुद भी पहले सा होना चाहते हैं। ऐसा कोई बड़ा शेर नहीं, हर कोई कह लेता है ऐसा है, बस नहीं। ऐसी सादा ज़बान में इस तरह का माने लाना इतना भी आसान नहीं है। लाया कुछ तो बस हो जाता, अपना अपना मिल गया, ऐसा कुछ नहीं शुक्रिया। है। एक चीज़ मैं अगर चाहूँगा, कोई ऑडियंस में से अगर सवाल पूछना चाहे, विकास राणा साहब आपके साथ हैं? चलो ये एक अच्छी बात है ठीक है, चलिए फिर हम कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक। एक नज़्म तो सुनाना बनता है। चलिए, सही बात है, मैंने तारीफ़ तो की, लोग कैसे माने कि नज़्म अच्छी है आपकी। ठीक है, सुना देता हूँ मैं। मैं तुम्हारी नज़मों को ढूंढता हूँ ऐसे कि तितलियाँ पकड़ता था बचपने में जैसे कि। तितलियाँ पकड़ने में मेरे हाथ छलनी थे, तितलियाँ पकड़ने में मेरे हाथ छलनी हैं।
अच्छा। क्या बताऊं मैं जाना, जब तुम्हारी नज़मों को रख के मैं हथेली पर चूमता हूँ पलकों से, और फिर मैं उनको जब घूंट घूंट पीता हूँ, जर्द से बदन में एक सब्जा उगने लगता है, क्या बात, गुंचे खिलने लगते क्या बात, हैं, गुल महकने लगते हैं, बेलें पड़ने लगती हैं, और कुछ पलों में मैं जंगल होने लगता हूँ। क्या बात, क्या बात है। और कुछ पलों में मैं जंगल होने लगता हूँ। तुमने भी सुनी होगी, आम ही खबर तो है, तीर हिज्र का शायर, तीर हिज्र का, तुमने भी सुनी होगी, आम ही खबर तो है, मुझ में, पहली बार भूला हूँ ना, किताब भी पहली बार आई है, होता है। यार पहली बार भूला हूँ मैं। तुमने भी तीर हिज्र, आम ही खबर तो है, नहीं किताब में नहीं है। नज़्म नहीं है, फोन में। तीर हिज्र का खाकर एक हिरण का बच्चा है, मुझ में जो भटकता है, उस हिरण को पकड़ो तुम, उसको पानी पूछो, फिर बांध भी लो आंचल से, क्या बात, उसका भी ठिकाना हो, उसका आशियाना हो। वाह जी, और क्या क्या? बात। खुद को जब खूब बिगाड़ा मैंने, तब कहीं जाके बनी है दुनिया। इसके साथ हम इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं। विकास राणा फ़िक्र साहब हमारे साथ बने रहेंगे।